everyone. I hope you're doing well. आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक कवर करेंगे. इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, जुरिस्डिक्शनल पावर्स, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको कवर करेंगे. सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके आर्टिकल नंबर्स याद करना अगेन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को याद करते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स भी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने प्रोविजन दे दी है और आपसे पूछा है कि किस आर्टिकल नंबर में मेंशन है. तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है. हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है? इंडिपेंडेंट येट इंटीग्रेटेड. ओके, इंडिपेंडेंट क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसको उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. उनके अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो जाए तो उनकी सर्विसेज में बदलाव नहीं किया जा सकता. तो उनका जो वर्किंग है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. और ये फीचर जो है ये हमने यूएसए से लिया था. बट इंटीग्रेटेड भी है. ये हमने यूएसए से नहीं लिया, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है. बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है. मगर इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है. ये हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया था. इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है? हायरार्की ऑफ जुडिशरी. दैट इज वी हैव सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट एंड उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. इट्स लाइक अ ट्रायंगल. सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन है उससे रिलेटेड अपील में जाना है तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट से भी डिसीजन से ऊपर अपील में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है, इसीलिए इसको अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए इंटीग्रेटेड है. यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट हो उसको मानना पड़ेगा. इट्स बाइंडिंग. ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी. जो फ्लो है वो ऐसे जा रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन है, अगर आप उसमें अपील में जाओगे तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से आप अपील में सुप्रीम कोर्ट जाओगे. तो ये जो फ्लो है ये आपका ऐसे हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है. दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वो बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट पे भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी. तो फ्लो है आपका डाउनवर्ड फ्लो है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूपी की बात करें तो अगर इलाहाबाद कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसका डिसीजन फाइनल है. नो, उस डिसीजन को बदला जा सकता है. कौन बदल सकता है? वो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को अपहोल्ड कर देगी कि हाँ भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है हमारा भी वही डिसीजन है. और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया देन दैट पर्टिकुलर डिसीजन विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन अब बाइंडिंग नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस पर भी बाइंडिंग नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग है. तो इंटीग्रेशन का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंटीग्रेटेड. सुप्रीम कोर्ट यूनियन लॉ से रिलेटेड डिसीजन तो दे ही सकती है, वो स्टेट लॉ से रिलेटेड भी डिसीजन दे सकती है. तो जो हमारा हाई कोर्ट्स है उनकी जो पावर है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पावर अभी भी है. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी. And this particular feature of Indian Constitution we borrowed from Indian Government of India Act 1935 से हमने pick किया. तो आपने याद रखना है कि हमारी कंट्री में हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को फॉलो करते हैं. सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस चैप्टर में है, किस पार्ट में है, क्योंकि ये सब याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर आप कैप्स में याद रखोगे आर्टिकल नंबर्स को तभी आप बेटर लर्न कर पाओगे. और जो हमारा एमसीक्यूज होते हैं उसमें
एक एक्सक्लूजन थ्योरी भी काम आ जाती है कि अच्छा ये वाले 124 टू 147 है सुप्रीम कोर्ट, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो इसी के अंदर होंगे, तो लर्न करने में इजी रहेगा। जो यूनियन पार्ट है, यूनियन का पार्ट है पार्ट 5, और पार्ट 5 का जो चैप्टर 4 है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी प्रोविजंस है उनको कवर करता है, और 124 से शुरू होती हैं और 147 तक रहती है। So 124 to 147 covers Supreme Court. Okay. Supreme ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। Supreme Court of India was inaugurated when? So it was inaugurated on 28th January 1950. ठीक है, ये डेट आप याद रखो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इनॉग्रेशन डेट पूछ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो स्पेशली एमसीक्यूज वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 28 जनवरी 1950 इज द इनॉग्रेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ये क्वेश्चन भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कोर्ट को रिप्लेस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कोर्ट को रिप्लेस किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया है। आप इसको लर्न कर लो, ये एग्जाम में कई बार आता है, हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तीसरा, इट हैज रिप्लेस्ड ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब ये देखो, ये अलग अलग क्वेश्चन है। फेडरल कोर्ट वाले जो क्वेश्चन है वो ऐसे आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कोर्ट को रिप्लेस किया है? फेडरल कोर्ट को। जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रिप्लेस किया है। ब्रिटिशर्स ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था, फेडरल कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक है, तो जो आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट के जितने काम है उन सबको भी करता है, और जो इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि इसके पास ही आप अपील में जा सकते हो अंत में, लेकिन इससे ऊपर आप कहीं अपील में नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट का डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अपील नहीं होती। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का पूछ रहे हैं कि किस कोर्ट को रिप्लेस किया है, क्योंकि ऑप्शन में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल भी होगा और फेडरल कोर्ट भी होगा। तो यू मस्ट रीड योर क्वेश्चन केयरफुली कि वो फेडरल कोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं या ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के बारे में पूछ रहे हैं। इट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट बट इट रिप्लेस्ड ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अपील नहीं हो सकती, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आप ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उसके ऊपर आप अपील में कहीं नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, just learn these three things. 28 January 1950 is the inauguration day. It replaced federal court and it replaced British Privy Council as the highest court of appeal. अब हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है, इजी भी है याद रखना। ये पहला आर्टिकल है which is related to सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है, कॉम्पोजिशन क्या होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, अपॉइंटमेंट क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट मेंशन अंडर आर्टिकल 124। तो ये आर्टिकल बहुत जरूरी है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि द सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आंसर इज 124। पहला पॉइंट कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो इनिशियली क्या था कि उन्होंने बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, और जब तक पार्लियामेंट ना बदल दे 7 और जजेस होंगे। तो ओरिजिनली जो थे वो थे 7 + 1। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या थी, कितने जजेस थे, तो योर आंसर इज 7 + 1 ओरिजिनली। ओके, अगेन यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली कि वो ओरिजिनल की पूछ रहा है कि प्रेजेंट की पूछ रहा है। तो
ओरिजिनली इट वाज 7+1। बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के केसेस आने लगे, बाकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में केसेस आने लगे, सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ता गया और उस काम से डील करने के लिए पार्लियामेंट जजेस का जो नंबर है उसको बढ़ाती चली। ओके, तो ओरिजिनली जो थे वो 8 थे, फिर 11 हुए, 14, 18 हुए, 26 हुए, 31 हुए और आज प्रेजेंटली 34 है। दिस इज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। सो अभी है 33 + 1। सो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन इज दिस। 2019 में ये हमने चेंज किया है। सो अगर आज से अब आपका क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या थी इन द ईयर 1950, इट वाज 7+1, 7 जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपका क्वेश्चन आता है एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर देयर, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो आंसर इज 33+1। ओके, और पावर किसके पास है? ये जजेस को, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने की ये पावर पार्लियामेंट के पास है। So this is the composition. Second, every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President of India. ये बहुत important है। President appoint करेंगे, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि he is going to sign on the appointment letter. He will appoint the Supreme Court judges. But after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts, आफ्टर कंसल्टेशन वर्ड यूज किया। ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, ये काफी वेग है। कंसल्टेशन का मतलब क्या, तो बहुत कंफ्यूजन अराइज होने लगी। 1973 तक तो हम इसी चीज पे काम करते थे कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको हम लोग चीफ जस्टिस बना देंगे और फिर चीफ जस्टिस से पूछ लेंगे कि भाई किसको जज बनाना है और उसको अपॉइंट कर देते थे। लेकिन चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव होती थी, यानी सजेस्टिव, मैंडेटरी नहीं होती थी। ओरिजिनली इसी तरीके से चलता रहा था। जो 3 ऐसे केसेस हैं जो रिलेटेड हैं हमें कोलिजियम सिस्टम तक जिन्होंने पहुंचाया, उसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट जज केस था यानी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू लिया और बोला कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है, सजेस्टिव है, कि चीफ जस्टिस सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उस ओपिनियन को मानना या ना मानना ये प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। दिस वाज हेल्ड इन फर्स्ट जज केस। उसके बाद सेकंड जजेस केस आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा वाइडर व्यू लिया और एसपी गुप्ता में जो बोला था उसको उन्होंने चेंज किया और बोला कि कंसल्टेटिव नहीं है, कॉन्करेंस है। दैट मींस कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो जो भी ओपिनियन अपनी देंगे प्रेसिडेंट को, वो उनको माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जज, सीनियर मोस्ट जजेस से वो कंसल्ट करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन को मानेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले 2 सीनियर मोस्ट जजेस से बात करेंगे। ये हेल्ड हुआ सेकंड जज केस में। थर्ड जज केस जो था वो किसी 2 लोगों के बीच में कोई केस नहीं था, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी। प्रेसिडेंट ने रेफर किया था, ओपिनियन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पे फाइनली कोलेजियम सिस्टम आपका एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट जो है उनको चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो माननी पड़ेगी, लेकिन चीफ जस्टिस अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ 4 जजेस। 4 सीनियर मोस्ट जजेस के ओपिनियन के ऊपर चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे किसी आदमी का नाम टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट। और इन 4 जजेस ने में से किसी 2 ने भी अगर किसी के नाम को रिजेक्ट कर दिया
So that particular person cannot be recommended to be appointed as a Supreme Court judge. तो कोलेजियम सिस्टम में क्या निकल के आया? President will appoint a person as a judge of Supreme Court on the recommendation of Chief Justice of India. लेकिन Chief Justice of India अपनी ओपिनियन कैसे फॉर्म करेंगे? On the opinion of 4 senior most judges of Supreme Court. और उनमें से अगर किसी भी 2 जजेस ने किसी के नाम को स्ट्राइक आउट कर दिया कि नहीं दिस पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड, तो वो नाम प्रेसिडेंट को रेकमेंड नहीं किया जाएगा. एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड in the third judge's case, and this is what is known as the collegium system. तो appointment of judges of Supreme Court is done through collegium system. ये question कई बार आया हुआ है कि किस तरीके से appointment होता है. So the appointment is done through collegium system. ये finally establish किया गया. और जो ये word था consultation, इसको एक स्ट्रिक्ट और एक मैंडेटरी व्यू दिया गया कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ कैजुअली पूछ लेंगे और सिर्फ सजेशन ले रहे हैं. प्रेसिडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इससे जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेचर वो और एस्टैब्लिश हुआ. अगर प्रेसिडेंट को फाइनल अथॉरिटी दी जाती, अगर हम फर्स्ट जजेस केस को ही फाइनल मान लेते, तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे हमेशा रहता है. और सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो हम बात करते हैं वो आपका फॉरफीट हो जाता है. एंड फाइनली वी रीच टू द थर्ड जजेस केस. मगर इस पूरे सिस्टम में एक चेंज आया था. आपने सुना होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिससे हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई थी. लेजिस्लेचर ने ये अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और एनजेएसी का काम था कि वो जजेस को अपॉइंट करेगी. बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर किया. एनजेएसी वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो फीचर है उसको वो वायलेट कर रही. और एनजेएसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनीमोर. एनजेएसी के थ्रू हम अपॉइंटमेंट नहीं करते. वी आर बैक टू द कोलिजियम सिस्टम. तो अब हमारा जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो कोलिजियम सिस्टम से ही हो रहा है. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन. ओरिजिनली इट वाज 7+1. एट प्रेजेंट इट्स 33+1. फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. कैसे? इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर प्रेसिडेंट विल टेक recommendations from CJI, और CJI वो recommend कैसे करेंगे? by discussing it with 4 other senior most judges of Supreme Court. और जब जो नाम भेजा जाएगा, president will appoint that person as judge of Supreme Court. तीसरा पॉइंट, रिटायरिंग एज. सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी रिटायरिंग एज 65 इयर्स है. इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए. इट्स 65 इयर्स, क्योंकि हाई कोर्ट जब हम कल करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस की जो होती है वो होती है 62 इयर्स. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरिंग एज 65, हाई कोर्ट जजेस रिटायरिंग एज 62. So this is composition and appointment of Supreme Court judges. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की. क्वालिफिकेशंस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. सबसे पहली क्वालिफिकेशन, has been for at least 5 years a judge of a high court or of 2 or more such high courts in succession word है. ठीक है, तो कम से कम लगातार आप अगर किसी भी हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स की 5 साल तक जज रहे हैं, तो यू विल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी. और वर्ड यहाँ पे है और, यानी इन तीनों में से कोई एक में भी आप आ गए तो यू आर क्वालिफाइड. तीनों को रखने की जरूरत नहीं है. तो 5 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर
10 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, सॉरी एडवोकेट रहे हो। लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो अगर आप हाई कोर्ट के जज भी नहीं हैं या आप किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट भी नहीं रहे हैं, बट यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है एक ऐसा आदमी, एक जिसको लॉ का बहुत नॉलेज हो, बहुत एक्सपीरियंस हो, एकेडमिक्स में काफी नाम रहा हो उनका, जो कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी दे सकते हैं। तो एनीबडी हु हैज वास्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ कैन बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, बट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि अच्छा किसी ने ये सारी चीजें कर रखी हो, किसी ने क्वालिफिकेशन अटेन कर रखी हो तो वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट माना जाएगा। नो, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट अ पर्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो वो अपॉइंट हो सकता है एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी ओपिनियन कैसे बनाते हैं, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बट देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि किसी ने पीएचडी कर ली हो, इतनी डिग्रीज हो तो उसको हम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सो दीज आर 3 क्वालिफिकेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली आपका इस पॉइंट से। अब सोचने वाली बात है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला ये पॉइंट हमने रखा ही क्यों। अब आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हम आगे भी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जो काम है वो काम है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिमिनल और सिविल के जो केसेस होते हैं, हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल नहीं करती है। कुछ केसेस देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड, बट प्राइमरीली जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, गार्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को। सो दैट वर्क कैन ऑल्सो बी डन बाय अ पर्सन कमिंग अंडर दिस फील्ड। किसी को अगर इन चीजों की, somebody who is well read, उन्होंने बहुत सारी टेक्स्ट पढ़ा है तो वो अच्छी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। सो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसीलिए एक क्वालिफिकेशन है। इनमें से कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन पूरी होती है तो अ पर्सन विल बी qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. Recently इंदु मल्होत्रा है जो इसमें अपॉइंट हुई थी अंडर दिस कैटेगरी। वो हाई कोर्ट की जज थी फॉर मोर देन 10 years और उनको एलिवेट किया गया था एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दीज आर द 3 क्वालिफिकेशंस। ये जो क्वालिफिकेशन है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की, इट इज एन एक्सक्लूसिव क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ओनली। हाई कोर्ट के जजेस पे ये क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि which of the following qualifications is applicable for both Supreme Court High Court judges। तो ये वाली नहीं होती है, this is only applicable for Supreme Court judges। नेक्स्ट, रिमूवल। हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया। अब अगर किसी जज को रिमूव करना है तो उसकी पावर किसके पास है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करने का एक पूरा प्रोसेस है। अपने मन से प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकते। ये भी उनकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एस्टैब्लिश करता है। प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव करेंगे, यानी कि रिमूव करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकता। वो कब रिमूव करेंगे, जब दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट, वो स्पेशल मेजॉरिटी से एक ऐसा रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ होगा जिसमें किसी जज के रिमूवल का रेजोल्यूशन होगा, जब दोनों हाउसेस उसको इंडिविजुअली स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट विल रिमूव दैट सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिमूवल के कुछ ग्राउंड्स हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो ग्राउंड्स क्या है, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो यानी अगर प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसने स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास किया, उसके बाद
दूसरे हाउस ने भी उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया, अब प्रेसिडेंट विल रिमूव दैट सुप्रीम कोर्ट जज। आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव नहीं हुए हैं, और यहाँ पे जो वर्ड है वो रिमूवल यूज किया गया है, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, रिमूवल वर्ड यूज किया गया है। ये ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, n नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड अस, यू हैव टू लर्न दीस टू वर्ड्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या खाली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और ओनली इनकैपेसिटी। नो, योर आंसर इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन्हीं दो ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैन बी रिमूव्ड, and till today no judge has been removed through this process. अब इनकी ओथ की बात करते हैं। इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। तो आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट भी ओथ दिला सकते हैं और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ। ओके, जनरली प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, मगर किसी वजह से अगर प्रेसिडेंट नहीं है और एब्सेंट है, वेकेंट है सीट, कुछ भी हो सकता है, तो any person appointed by him in that behalf can do this. अभी तक हमने जब भी ओथ पढ़ा है तो एक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाएंगे। बाकी वाइस प्रेसिडेंट में ऑल द एमपीज, नाउ इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। तो आपका बेटर आंसर हमेशा ये रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय dash president, second president or some person appointed in that behalf, third CGI भी आ सकता है, fourth any of them, like that. So your answer is president or some person appointed in that behalf. Next is this very important point. No person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court of before any authority within the territory of India. यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार रहे हैं तो उसके बाद आप किसी भी इंडिया में किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और अगर आप अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप फॉर दैट मैटर इवन इफ यू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, तो बायसनेस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज प्लीड कर रहा होगा, तो जो जज बैठा होगा वो बायस्ड हो सकता है, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन डाली गई है कि वंस यू हैव हेल्ड एन ऑफिस ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, फिर आप प्लीड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, के अंदर आप नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 124 में हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसकी कॉम्पोजिशंस हैं, अपॉइंटमेंट है, removal, qualifications, oath, everything is written under article 124. It's a very important article. अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ने का सोचते हैं तो इस जो आर्टिकल नंबर है इसको आप completely and read it thoroughly. इससे आपके काफी क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जो अगला आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 129। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, ज्यूरिसडिक्शंस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं आर्टिकल 129। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सबसे पहले तो यही पूछा हुआ है कि किस आर्टिकल में लिखा है। So, आर्टिकल 129 से लेकर आर्टिकल 145 तक तो आपको आर्टिकल नंबर्स याद करने ही करने हैं। बीच में एपेलेट जुरिसडिक्शन आता है 2-3 आर्टिकल्स, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
examination point of view, especially MCQs. But mostly other articles are very important. Numbers are important, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला उन्होंने. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो चीजें कवर होंगी. ठीक है. एक तो कि उसके जितने भी डिसीजंस होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और वो लीगल प्रोविजंस बन जाएंगी, वो लीगल रेफरेंसेस बन जाएंगे. दूसरा, powers of such court including the power to punish for contempt of itself. ठीक है. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है कि चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो अगर कोई उनके डिसीजन को फॉलो नहीं करता है और उनको कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है, 6 महीने तक की सजा मिल सकती है. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये दोनों चीजें आती हैं. अगर आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट is given under which article of the Supreme Court? So our answer is article 129, क्योंकि 129 की हेडिंग सिर्फ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलती है, लेकिन टेक्स्ट में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इट हैज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अगर आप कोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, वो कंटेम्प्ट माना जाएगा. अगर आप कोर्ट के एरिया में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो उसको इंसल्ट कर रहे हो आप, तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश फॉर सच कंटेम्प्ट. सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सिर्फ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऑल द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, लीगल रेफरेंस बन जाएंगे, प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे वो फिर. मगर इसी आर्टिकल के अंदर ये भी दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स व्हाट. ऑप्शन ए, all the decisions of Supreme Court will be recorded for future reference. Option B, Supreme Court has power to punish for its contempt. Option C, both A and B. Option D, none. So आपका आंसर है C, both A and B. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जो पावर दी हुई है 129 में, इट इंक्लूड्स, क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या किया है, इंक्लूडिंग. इट इंक्लूड्स बोथ. So 129 article is court of record. Next 130 seat of Supreme Court. ठीक है. तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में है. सीट का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ से अपना काम करते हैं. तो वो कहाँ से काम कर रहे हैं, दिल्ली से. तो सीट दिल्ली में है. मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with the approval of the president from time to time can change this. ठीक है. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं, दिल्ली में नहीं रह के कहीं और होनी चाहिए सीट, कोई सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके उसको चेंज कर सकता है. ठीक है. तो अगर जैसे अभी दिल्ली है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि बिकॉज ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं कर पाता है, बट इसको फंक्शन करने की जरूरत है, नीड्स सम डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वो सीट कहीं और भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो सीजीआई हैज द पावर, बट इंडिपेंडेंट पावर नहीं है. इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का अप्रूवल तो चाहिए. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल. इट्स 130. कहाँ पे है, दिल्ली में है. कैन इट बी चेंज्ड? यस, इट कैन बी चेंज्ड. कैसे? CGI ऑन अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन डू दैट. ठीक है. तो आप जितने भी आर्टिकल जैसे पढ़ते हैं उनको सिर्फ रीड मत करो, आप ये सोचो कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एंड देन यू कैन प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल बेटर. तब आपको बेहतर भी होगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कोई भी सेक्शन पढ़ो किसी भी लॉ का, तो इस हिसाब से पढ़ो. ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, आपका वो आर्टिकल बेटर तैयार होता जाएगा. So 130 is seat of Supreme Court. 131
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 132, 133, 134 एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो फिलहाल हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कवर करें. एंड में वी आर गोइंग टू टॉक इन ब्रीफ अबाउट एपेलेट जुरिस्डिक्शन आल्सो. सो क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो समझते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. तो अगर कोई जुरिस्डिक्शन में अगर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट मींस यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी यू कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते. तो आर्टिकल 131 में जो सब्जेक्ट मैटर डाले हैं, जो सिचुएशंस डाली गई हैं, वो ओरिजिनल भी है और वो एक्सक्लूसिव भी है. यानी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और दूसरा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उन पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड. अब आप रिट जुरिस्डिक्शन देखो. जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मगर आप 226 में हाई कोर्ट भी जा सकते हो. तो रिट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? हाँ है. क्या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है? नहीं है. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ एक कोर्ट के पास अथॉरिटी होना, लेकिन रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास भी अथॉरिटी है. मगर जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स, जितने भी डिस्प्यूट्स आर्टिकल 131 में दिए गए हैं, वो ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. यानी हाई कोर्ट्स का इसमें कोई से नहीं होगा. So this is the difference between original jurisdiction and exclusive jurisdiction. Original means you can directly go to Supreme Court. Original plus exclusive means you can directly go to Supreme Court and you will only go to Supreme Court. अब वो कौन से disputes हैं जो कि original भी हैं और exclusive भी हैं? सबसे पहले dispute between Government of India यानी सेंटर और किसी एक या दो स्टेट्स के बीच में. यानी सेंटर है एक तरफ और दूसरी तरफ कोई स्टेट है, या मोर देन वन स्टेट है, 1 और 2. अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज फर्स्ट केस. दूसरा, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरफ सेंटर है, एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड. यानी कि सेंटर प्लस कोई स्टेट एक तरफ and one or more other states on the other, plus versus any other state. तो center versus state, center plus any state versus another state, or between two or more state. यानी center का लेना देना नहीं है, state versus state. अगर इस तरीके के dispute हैं तो वो ओरिजिनली और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास आप नहीं जाओगे. सिर्फ ये जो इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं उनकी बात हो रही है. तो यानी सिर्फ गवर्नमेंट्स जहां पे इन्वॉल्व होंगी. अगर प्राइवेट इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यही तीन सिचुएशंस आती हैं. ठीक है. तो ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, or government of India plus any states on one side and some other state on other side, or a dispute between two states, तो वो किस jurisdiction में fall करेगा सुप्रीम कोर्ट के? A original, B original plus exclusive, C appellate, D none. So answer is original plus exclusive. Okay, Supreme Court has the exclusive jurisdiction. High courts cannot interfere in these kind of disputes. So ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. आर्टिकल है इसका 131. इसका आर्टिकल नंबर से ज्यादा जरूरी है इसके अंदर का सब्जेक्ट मैटर याद होना.
फिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है 136, जो कि स्पेशल लीव टू अपील की बात करता है। SLP भी बोलते हैं फेमसली, स्पेशल लीव पिटीशन। किस आर्टिकल में दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के, तो आर्टिकल 136 है। काफी बार क्वेश्चन आता है कि SLP इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज 136। ये सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट वास्ट पावर, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में, वर्ड यूज क्या है, में, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को अगर मन करेगा तो पावर यूज करेगा, और मन से मेरा मतलब है कहने का, अगर उसको लगता है कि सब्सटेंस जो उसके सामने आया है इट इज इम्पोर्टेंट टू बी डिस्कस, तो सुप्रीम कोर्ट उसको यूज करेगा। लेकिन कोई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकती है 136 की पावर यूज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, order in any cause or matter passed or made by any court. कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्राइब्यूनल ने कोई भी डिसीजन दिया हो, कोई डिक्री दे दी हो, सेंटेंस पास कर दिया हो, जजमेंट दे दिया हो, ऑर्डर दे दिया हो, ठीक है, और अब आप अपील करना चाहते हैं और आप किसी और एपेलेट जुरिसडिक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, आप SLP फाइल कर सकते हो, आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो, और उसको पढ़ के इनिशियली प्राइमा फेसी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको सुनने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी 136 की पावर का यूज करके आपके डिसीजन को सुन सकता है, जो ऑर्डर है जो भी है उसको सुन सकता है, उस पर डिसीजन दे सकता है। और वर्ड यूज हुआ है एनी कोर्ट, यानी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन है, ठीक है, तो आप SLP फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट उसको सुने या ना सुने ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, सो SLP की जो पावर हम लोगों के पास है, जो चॉइस है, पावर गलत वर्ड होगा, जो चॉइस हमारे पास है, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट एज नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही सुनना पड़ेगा। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर प्राइमा फेसी आपकी पिटीशन को देख के लगता है कि नो इट नीड्स टू बी हर्ड, इसको सुनने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी SLP को एडमिट कर लेगा और उस पर केस चलेगा, मगर हम एज अ मैटर ऑफ राइट ये चीज नहीं मांग सकते। सो SLP का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो कि SLP इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इज 136। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या अलग से पूछ लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है, किसी ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है और वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो क्या हम SLP फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास अपील करने की पावर होगी हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वर्ड है एनी कोर्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप अपने सारे जो जितने भी आपके पास ऑप्शंस है उनको आप एग्जॉस्ट करो। अगर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी डिसीजन हो किसी भी कोर्ट का हो, आप सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर सकते हो। सो दिस इज inherent power of Supreme Court related to any kind of decision. Next, Article 137, again very important, review की बात करता है, review of judgments or orders by the Supreme Court. The Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it. अपने ही खुद के decisions को review कर सकता है, जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को, सबको कर सकता है। सो रिव्यू की पावर कहाँ पे है? 137। और जुडिशियल रिव्यू इज डिफरेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को रिव्यू कर रहा है, फिर से देख रहा है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू देखता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, ये देखना कि एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव,
any other authority? Either is it violating the provisions of fundamental rights or not? वो judicial review होता है. Review of judgments और orders यहाँ पे word use किया गया है. तो जब वो अपने ही judgments और orders को review करता है तो वो power सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 137. जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं नहीं यूज किया गया है, लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स इज यूज्ड अंडर आर्टिकल 137. तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको याद रखना है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 136 के बाद almost all articles are important and you must learn the article number. Then we have article 138, enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. यानी जो सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको enlarge किया जा सकता है. The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters, कोई भी matter, in the union list as parliament may by law confirm. ठीक है, तो who can increase the jurisdiction? Parliament can do that. Parliament has the power to increase the jurisdiction of Supreme Court. So enlargement की question अगर आता है कि क्या jurisdiction जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है. who has the power? Parliament has the power. प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में कंफ्यूज होते हैं, मगर आपने ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट आंसर है. एक और आर्टिकल है, उसको आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आर्टिकल 139. अपने अपने बैरक में आप उसको स्टार लगा लो, उसको आप पढ़ लेना. उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स इशू करने की पावर है आर्टिकल 32 में, वो क्या है? वो लिमिटेड है कि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे एप्लीकेबल हो सकती है. मगर 139 आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर दे देता है कि रिट्स के अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी और मैटर पे रिट्स इशू कर सकता है. सो आर्टिकल 139 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो रिट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको इनलार्ज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कि सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी और चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है. तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 139 में दी गई है. आप ये आर्टिकल अपने बैरक्स में इसको मेंशन कर लो. Then Article 140, ancillary powers of the Supreme Court. Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of the Constitution for the purpose of enabling the court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it or under the Constitution. कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को और पावर्स दे सकती है, मगर वो जो पावर सुप्रीम कोर्ट को देगी वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेकिन क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट का जो काम है उसको और वो इफेक्टिवली करे, अपने जुरिस्डिक्शन को और अच्छे तरीके से वो काम कर सके उस पे, इसीलिए ये प्रोविजन बनाई गई है. तो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी भी हो सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है, एपेलेट भी हो सकता है, कोई भी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको और इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और पावर देने की जरूरत है. तो पार्लियामेंट आर्टिकल 140 में एम्पावर्ड है ऐसा करने के लिए. लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो जो पावर दे रही है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. उसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए. So ancillary power of Supreme Court, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. एंसिलरी का मतलब ये होता है कि सप्लीमेंटल पावर्स देना. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल. सो आर्टिकल इज 140. अब आप 138, 139 और 140 देखोगे
तो ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को ही पावर्स दे रहे हैं। 138 कहता है कि पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकती है। 139 स्पेसिफिकली रिट जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज करने की बात करता है। और 140 कहता है कि भाई जितने जुरिस्डिक्शन है उसको इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए अगर कुछ पावर्स देने की जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट वो पावर्स दे सकती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो और याद रखो कि 138, 139 एंड 140 आर पार्लियामेंट power to enlarge jurisdiction of Supreme Court in different ways. Next article is Article 141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बैराक में इसको स्टार बना लो इस प्रोविजन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को बाइंड करता है ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। और ऑल कोर्ट्स वर्ड यूज किया गया है, यानी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल द कोर्ट्स। अब आप देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा सारे हाई कोर्ट्स पे। जितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में सबके ऊपर वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा, और जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है और उन्होंने कोई सब्जेक्ट मैटर पे डिसीजन दिया, तो ये जो डिसीजन होगा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि उसी सब्जेक्ट मैटर से, मान लीजिए सेम सब्जेक्ट मैटर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया ए और दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया बी। ऐसे ही जो अलग अलग डिसीजंस होते हैं जिससे क्योस क्रिएट होता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना डिसीजन दे सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन ए के फेवर में दिया, बी के फेवर में दिया, या फिर सी एकदम ही अलग कुछ डिसीजन दिया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी वो ही बाइंडिंग होगा और सारे कोर्ट्स पे वही लगेगा। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स निकल के आता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जिससे रिलेटेड अभी लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बनाई है, बट दैट डिसीजन विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि सारे जो लोअर कोर्ट्स होंगे, लोअर से मेरा मतलब हाई कोर्ट्स, एनी कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट, वो डिसीजन उस पर बाइंडिंग होगा, वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। इट हैज पावर ऑफ लॉ। सो दिस इज आर्टिकल 141। ये आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 143। ठीक है, इसको फेमसली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी बोला जाता है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ दिया गया है, तो वो आर्टिकल 143 है। इसको तो आप बिल्कुल जस्ट रटोफाई दिस, क्योंकि इससे तो बहुत बार पूछा है और नॉर्मली भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ दिया है। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज गिवन अंडर आर्टिकल 143। ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, पावर जो है वो प्रेसिडेंट की है। आर्टिकल 143 कहता है इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ का क्वेश्चन है या फैक्ट का है, फर्क नहीं पड़ता, लॉ फैक्ट दोनों इंक्लूडेड है, हैज अरिजन और इज लाइकली टू अराइज। ठीक है, लाइकली यानी अभी हुआ नहीं है बट लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है उसको ऑब्टेन कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिए है उसको वो माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जो क्योंकि एडवाइस जो होती है
वो कभी बाइंडिंग नहीं हो सकती। आप नॉर्मली भी देखोगे, अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो वो बाइंडिंग नहीं हो सकती है। डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, एडवाइस इज नेवर बाइंडिंग। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी तो वही है। अगर आप किसी पूछेंगे भाई क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, तो सामने वाला आपको जो अथॉरिटी वो सिर्फ एडवाइस दे रहा है, आप उसको मानो या ना मानो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में अब देखो, आप दो बातें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी कुछ हम ट्रीटीज थी, अग्रीमेंट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से जो भी हमने चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, लॉज हो गया, ट्रीटीज हो गई, जो भी इंट्रोड्यूस किया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है और प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है। वो डिसीजन, वो एडवाइस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। बोल सकती है भाई अभी आई डोंट थिंक सो आई कैन एडवाइज यू एट द मोमेंट, तो रिफ्यूज भी कर सकती है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की जो ट्रीटीज हैं, जो अग्रीमेंट्स कभी इंडिया ने किए होंगे, उससे रिलेटेड कोई डाउट अराइज हो गया है, तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। मगर दोनों ही सिचुएशन में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई अग्रीमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का अग्रीमेंट हो, द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस। और नेचर ही एडवाइस का बाइंडिंग नहीं होता है। The nature of advice is not binding, it's never mandatory. So advisory jurisdiction का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द आर्टिकल जितने हमने एसएलपी का किया, रिव्यू का किया, आपका इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, एंसिलरी पावर्स, ऑल दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के जितने आर्टिकल्स हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 129, 130, जितने हमने आज कवर किए उनको तो लर्न करना ही करना है। That's advisory jurisdiction. Then Article 144, civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. यानी सुप्रीम कोर्ट के अगर कभी भी जितनी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे जुडिशियल, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ सुप्रीम कोर्ट नीड्स इट, सो उनको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो दिस इज आर्टिकल 144। एक और आर्टिकल है 144 के बाद 145, जिसमें रूल्स मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो वो जो पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाने की, सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होगी, द पावर इज विद द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो ये आपने याद रखना है। दिस इज आर्टिकल 145। फाइनली हमने देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131 में है, ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव है। 132, 133 और 134 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। 132 में आप अपील में जा सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है, तो आप 132 में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 133 सिविल मैटर्स के बारे में बात करता है और 134 क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लेना अपने बेयर एक्ट से, आपको समझ में आ जाएगा कि किन सिचुएशंस में हम जा सकते हैं और किन सिचुएशंस में हम नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसको हमने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ठीक है, फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, इट इज नैरोअर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जो कि 226 में है। देन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें प्रेसिडेंट हैज द पावर टू आस्क फॉर ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स, मगर वो एडवाइस जो होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एंड देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहती है कि अगर कोई भी अथॉरिटी, बी इट लेजिस्लेचर, बी इट एग्जीक्यूटिव, बी इट एनी अदर अथॉरिटी, अगर वो अल्ट्रा वायर्स काम करती है, अल्ट्रा वायर्स यानी अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर कोई काम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। तो अगर पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटी है, इट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर देगी, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करके सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
Okay, so these are all the important provisions and jurisdiction of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, और इनफैक्ट लीगल का, लॉ का आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आता ही आता है, और इसके सारे आर्टिकल नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली जो हमने आज इस वीडियो में जितने मेंशन किए हैं वो तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स। तब उसको तसल्ली से याद करो, आर्टिकल नंबर और किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन दी हुई है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे।